Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today in this lecture we are going to study chapter 3rd of our value addition course स्वच्छ भारत। तो आज हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। पिछले दो चैप्टर्स भी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो तीसरा चैप्टर हमारा है प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, यानी संभावनाएं और चुनौतियों के ऊपर ये पूरा चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस की दृष्टिकोण और धारणाएं। जो लोगों के परसेप्शंस थे स्वच्छता को लेकर के, क्लीनलीनेस को लेकर के, उसको कैसे चेंज किया गया इस कैंपेन में, और ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशूज़ को कैसे टैकल किया गया, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन पूरा कैसे किया गया, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे किया गया। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है चैप्टर 3 का, इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है PDF की, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में PDF के अंदर भी सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके आप एक्सेस कर पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू में बस इतना ही लिखा हुआ है कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, क्लीन इंडिया मिशन है, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका विज़न था कि हमें इंडिया को क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो इस चैप्टर में हम प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के ऊपर फोकस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मिशन के थ्रू, इस अभियान के थ्रू लोगों के एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, जो उनकी धारणाएं थी स्वच्छता को लेकर के टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स को कैसे ओवरकेम किया गया, और मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कैसे की गई, इस पूरे कैंपेन को एसेस कैसे किया गया, और कम्युनिटीज़ को इसमें कैसे शामिल करके उनको स्वच्छता के प्रति एक तरह से मोटिवेट किया गया। ठीक है, तो माइंडसेट को चेंज करने से लेकर के एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की जो नीड थी, वो इस चैप्टर में हम इसकी पूरे जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान ने किस प्रकार से इन सभी चीज़ों से टैकल करते हुए एक क्लीनर एंड हेल्दियर इंडिया की नींव रखी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। तो किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है, उसके एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस पे ही डिपेंड करता है ना, कि किसी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान से पहले, तो क्या होता था कि लोग सोचते थे कि साफ़ सफाई का काम तो सरकार का है, सरकार का आदमी होना चाहिए, हर गली में जाके वो झाड़ू लगाए, हम सिर्फ कूड़ा फैलाएंगे, कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देंगे, डस्टबिन का यूज़ नहीं करना है, पब्लिक प्लेसेस को गंदा रखेंगे, साफ़ सफाई का काम सरकार करेगी, कहीं भी जाके गंदा करेंगे, सड़क के किनारे हो या फिर स्ट्रीट्स में हो, हर जगह गंदगी होती थी। लेकिन क्यों होता था ऐसा? ये लोगों के एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस की वजह से होता था, उनके बिहेवियर की वजह से होता था, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था। तो उनके जो एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस थे, इसके कारण ये चीज़ें होती थी। तो एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, उनकी सोच को चेंज करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो लोगों के एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस को अंडरस्टैंड किया गया कि वो स्वच्छता को लेकर के किस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, और फिर उस प्रकार से चीज़ें फिर उनके धारणाओं को, उनकी जो सोच थी उसको बदलने की कोशिश की गई। तो उनको माइंडसेट कैसे चेंज किया गया हम देखते हैं इसमें। सो स्वच्छ भारत मिशन was not just about constructing toilets and improving sanitation infrastructure. It aimed to revolutionize the way people perceived cleanliness. तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का ही काम नहीं हुआ कि टॉयलेट बना दो ख़त्म हो गया, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो ख़त्म हो गया।
कोई चीज़ बना देने से तो काम होता नहीं है। लोगों की जो उनकी थिंकिंग थी उसको जिस प्रकार से लोग स्वच्छता को मानते थे उसको भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 2014 जब ये मिशन लॉन्च हुआ उसके पहले इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ओपन डेफिकेशन होती थी। खुले में शौच, लिटरिंग, कहीं भी कूड़े कबाड़ फेंक देना, सड़क के किनारे गंदा करना, ये आम बात थी। इट वॉज अ कॉमन साइट। तो such practices stemmed from deep-seated cultural norms and a lack of awareness regarding the health hazards associated with poor sanitation। और ऐसी चीज़ें क्यों होती थी? क्योंकि लोगों की एक तरीके से सोच बन चुकी थी। उनको ना ही अवेयरनेस थी किसी चीज़ की कि ये जो हम कर रहे हैं बाहर में खुले में जाके शौच कर रहे हैं या फिर गंदा कर रहे हैं, हम पॉलीथीन्स इधर उधर फेंक दे रहे हैं, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सैनिटेशन बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा है। तो एक तरीके से ये कल्चरल नॉर्म बन चुका था, उनके दिमाग में बैठ चुका था, है ना। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान के सक्सेस के लिए अगर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना है तो गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि सबसे पहले उनको जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के प्रति, लोगों का स्वच्छता के प्रति जो एटीट्यूड्स हैं उसके अंदर हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये मिशन सक्सेसफुल होगा। तो इसको करने के लिए हाई इम्पैक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए गए। सो टू डू दिस it launched a series of high impact awareness campaigns। जैसे इस कैंपेन्स के अंदर सेलिब्रिटीज़ जो हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, ये साउथ इंडियन स्टार, बहुत सारे लोगों को इसमें लेके आया गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेके आया गया और इन सभी चीज़ों को, इन सभी लोगों से एड्स करवाई गई, इन सभी लोगों की वॉइस रिकॉर्ड करवाई गई, स्टोरी टेलिंग के थ्रू इमोशनली चार्ज किया गया लोगों को। सो द कैंपेन यूज्ड अ मिक्स ऑफ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, इमोशनली चार्ज स्टोरी टेलिंग एंड सिंपल रिलेटेबल मैसेजिंग टू रीच पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इन सभी के माध्यम से हमें मैसेज देने की कोशिश की गई कि क्लीननेस कितनी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए गए। आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। आप टाइप करेंगे स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन्स, उसमें आपको बहुत सारे एंथम्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे गाने लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत को लेकर के, एंथम्स लॉन्च किए गए जिसमें सेलिब्रिटीज़ आकर के हमें समझाते थे कि भैया बाहर मत जाओ। तो जैसे हम किसी चीज़ का वो ऐड करते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इन सभी को यूज़ किया गया कि पब्लिक को भैया समझ में आए कम से कम कुछ, और लोग यूज़ करना सीखें, यूज़ करने की आदत डालें। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अमिताभ बच्चन जी को एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में लेके आया गया। अगर जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद, कैंपेन लॉन्च के बाद, अगर आपने एड्स देखे हों तो अमिताभ बच्चन जी की बहुत सारी एड्स आती थी टीवी के ऊपर, जिसमें वो अर्ज करते थे लोगों को, एक तरीके से उन्हें देशभक्ति की भावना से जोड़ने की कोशिश की जाती थी और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, ताकि लोगों के अंदर उनका जो भोसा भरा दिमाग है वो खुले और वो स्वच्छता के प्रति जागरूक बने। Who appealed the public's sense of duty and patriotism, urging them to contribute to the cause। ठीक है, so as a result of these efforts there was a noticeable shift in mind across the country। और इन सभी efforts की वजह से हमें लोगों के माइंडसेट में एक नोटिसेबल शिफ्ट चेंज देखने को मिला पूरे भारत के अंदर। लोगों ने स्वच्छता को फिर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना शुरू कर दिया, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो पीपल बिगैन टू अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस वाज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव बट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस इनिशिएटिव के अंदर, तभी इस कैंपेन को सफल बनाया जा सकेगा। तो टॉयलेट को यूज़ करने का जो आइडिया है वो वाइडली एक्सेप्ट हुआ, लोगों ने अपने घर घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाया, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया और ओपन डेफिकेशन धीरे धीरे कम होने लगी भारत के अंदर। तो ये था कि किस प्रकार से लोगों के माइंडसेट्स को चेंज किया गया सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू,
इमोशनली चार्ज किया गया लोगों को, और सिंपल और रिलेटेबल मैसेजेस, बहुत सारे जगहों पे पैम्पलेट्स लगाए जाते थे, दीवारों पे पेंटिंग्स की जाती थी स्वच्छ भारत की, ताकि लोग जागरूक बने। ठीक है, तो इस प्रकार से माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की गई। अगला है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। इसको कैसे टैकल किया गया? तो इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी स्ट्रेंथ है, भारत की विविधता ही भारत की ताकत है, लेकिन इसने भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने रखे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। जब स्वच्छता की बात आती है तो so the mission had to account the very vast array of cultural and social factors that influenced people's attitudes and behaviors regarding sanitation। जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों की ट्रेडिशनल बिलीव्स और प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें शामिल हो चुकी थी, और जो मॉडर्न सैनिटेशन नॉर्म्स हैं, जो मॉडर्न स्वच्छता के जो नियम हैं, जो चीज़ें हैं सैनिटेशन को लेकर के यूज़ करने की जो चीज़ें हैं, वो ऑफन क्लैश कर जाती थी। अब गांव में लोग क्या करते थे, उनको बाहर से आना है तो मिट्टी से हाथ धो लेंगे, या राख होती है उससे हाथ धो लेंगे, तो उनको लगता था भैया कि यही प्योर है, यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। या बहुत सारे लोग तो हाथ ही नहीं धुलते थे, है ना। और तो मॉडर्न सैनिटेशन नॉर्म्स कहाँ हो जाएंगे 10 रुपए का साबुन लेके आके हाथ धोने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑफन क्लैश करती थी उनकी ट्रेडिशनल बिलीव्स जो बन चुकी थी एक तरीके से। रूरल एरियाज़ के अंदर अब लोग सोचते थे कि हम सुबह निकलते हैं बाहर, खेतों को जाते हैं, हमारा भ्रमण भी हो जाता है, मैदान भी हो आते हैं, और बाग बगीचे भी घूम आते हैं, वहीं से दातून तोड़ ली करते हुए चले आए। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो ट्रेडिशनल बिलीफ बन चुकी थी लोगों की, इसको टैकल करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये कल्चरल एंड सोशल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल था, जो कि हार्डल था इस मिशन के सक्सेस के लिए। अब क्यों लोग अपने घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाना चाहेंगे, और इतनी सारी जो पहले से उनकी आदत पड़ चुकी है वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, है ना। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो ओपन डेफिकेशन है, खुले में शौच करना, वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है टॉयलेट को यूज़ करने के सिवा। टॉयलेट यूज़ करेंगे उनको पहले से है नहीं तो कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। ओपन डेफिकेशन वो लोटा उठा के चल दिए सवेरे, क्या ही करना है ना। तो स्वच्छ भारत को इसमें कम्युनिटी लीडर्स को इंक्लूड करना पड़ा, जो गांव के सरपंच वगैरह होते हैं, जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, इन सभी को आगे लाया गया। और ये जो गैप है लोगों की जो समझ है, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो सिर्फ टॉयलेट बनवाने से ही काम नहीं हुआ, लोगों को कल्चरली ये आइडिया एक्सेप्टेबल बने और वो लोकल लाइफ स्टाइल को सूट भी करे, ये सारी चीज़ें भी इंश्योर की गई। ठीक है, और इसी तरीके से ये रूरल एरिया का कॉन्सेप्ट था। अब अर्बन एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण बहुत ही कम स्पेसेस होते थे, तो पब्लिक टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कम्युनिटी टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कराए गए, हाउस होल्ड टॉयलेट्स के यूज़ जो है प्रमोट किया गया। जैसे जहाँ पे झुग्गियाँ वगैरह हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पे अगर जगह नहीं है तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया, कि सभी लोग यहाँ पे कई बहुत सारे टॉयलेट्स बनवा दिए गए एक ही जगह के ऊपर, कि सारे लोग आकर के यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस टॉयलेट्स को। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर ये चैलेंजेस होते थे। और इसमें इस मिशन के अंतर्गत फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी एड्रेस किया गया, यानी हाथ से मल हटाने की जो प्रक्रिया होती थी, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे उनको ये सारे काम करने पड़ते थे। बेसिकली इनको मेहतर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन्स चला करके ये सारी इनह्यूमेन प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करने का काम किया गया। तो ये कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स थे, इस तरीके से इनसे निपटा गया, लोगों को अवेयर किया गया सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये थे हमारे चैलेंजेस। नेक्स्ट आता है इसमें ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशूज़। पैसा भी तो चाहिए, अब अभियान तो लॉन्च कर दिया गया, हम गवर्नमेंट को पैसा भी खर्च करना है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन अभियान को लॉन्च करने के लिए, नेशन वाइड प्रोग्राम के लॉन्च करने के लिए वेरियस
फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इशूज़ की ज़रूरत थी और इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी था अगर मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस प्रकार से करवाया गया, तो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना एक क्रूशियल पार्ट था स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें हाउस होल्ड टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ शामिल थी। और गवर्नमेंट ने इस पे हैविली इन्वेस्ट किया ताकि ये सारी चीज़ें सुधर सकें और इन एसेंशियल सर्विसेज को हर घर तक पहुंचाया जा सके और ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो। रूरल एरियाज़ के अंदर हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए चैलेंजेस होते थे, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करना पड़ा उसके लिए। अगर lack of space, financial constraint and resistance to change were some of the obstacle faced। और स्वच्छ भारत ने जो है सब्सिडीज़ के थ्रू और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू इन चीज़ों को एड्रेस किया। रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों को गवर्नमेंट पैसे दे दे करके टॉयलेट बनवाए कि भैया तुम टॉयलेट बनवा लो, हम रुपया दे रहे हैं, तुम टॉयलेट बनवा लो बस और यूज़ करो उस टॉयलेट का, ठीक है। और जो हाई क्लास पीपल हैं जिनके पास पैसा है तो बनवा लो, हम सब्सिडी दे देंगे, ऐसे भी गवर्नमेंट बोलती थी। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू स्वच्छ भारत ने इन जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को एड्रेस किया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे करके, और लोगों को अफोर्डेबल एंड यूजेबल टॉयलेट्स बिल्ड करवाए गए। और गवर्नमेंट ने एनजीओज़ के साथ भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप की, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी पार्टनरशिप की टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, लोग सुबह ही लोटे लेके निकल लिए, कोई सड़क के किनारे बैठा हुआ है, कोई किसी खेत में बैठा हुआ है। वुमेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अंधेरे में ही उनको उठ करके सारा कुछ मैनेज करना होता था, है ना। तो टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, एनजीओज़ को इसमें शामिल किया गया। हर जगह पे एनजीओज़ को भी बोला गया कि आप अपने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। सुलभ शौचालय इसी के अंदर आता है। बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उसमें सुलभ शौचालय हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्बन एरियाज़ जो कि एक प्रीमियम स्पेस थे, वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का निर्माण कराया गया। अभी भी आप दिल्ली के अंदर सड़कों पे देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े टॉयलेट्स आपको बने हुए देखने को मिल जाएंगे। वो सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए होते हैं। और इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया गया कि आप भी पब्लिक टॉयलेट्स को बनवा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है इन सभी चीज़ों में। तो सभी को अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल हो सके। तो इसकी वजह से सिर्फ अवेलेबिलिटी ही नहीं इम्प्रूव हुई, क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ द टॉयलेट्स नहीं इंश्योर हो, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई, है ना। क्योंकि लोग टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होंगे, उसकी साफ़ सफाई के लिए भी लोग चाहिए, उनको जॉब मिल रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मेंटेन की गई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो चैलेंज है वो इस तरीके से कंप्लीट किया गया। अब बजट एलोकेशन एंड फंडिंग कैसे हुई, तो एक एम्बिशियस कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने एक पर्याप्त बजट आवंटित किया इन सभी चीज़ों के लिए, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। और साल दर साल फिर इस बजट को इंक्रीज़ ही किया गया ताकि जो बढ़ती हुई डिमांड है उन सभी को पूरा किया जा सके। तो जो फंडिंग है स्वच्छ भारत की वो वेरियस सोर्सेज के थ्रू आई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ जो अपने जो टैक्सेस इनको जाते थे उनसे ये सारी चीज़ें अलॉट की जाती थी, फंडिंग अलॉट की जाती थी इस मिशन के लिए। एंड एडिशनली द मिशन अट्रैक्टेड सपोर्ट फ्रॉम कॉरपोरेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर कॉरपोरेट सेक्टर से भी फंडिंग मिली गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
और इसके लिए एक फ़ंड भी बनाया गया, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन इंडिया फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें से डोनेशंस कलेक्ट किए जाते थे लोगों से, इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़ से। जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो फंड दे सकते हैं लोगों स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत को उसके अंदर फंड डाल सकते हैं अपने। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो जितने पैसे आप देना चाहें वो क्लीन इंडिया फंड में दे सकते हैं। तो स्वच्छ भारत कोष के थ्रू बजट कलेक्ट किया गया, पैसे कलेक्ट किए गए और फिर इन सभी फंड्स को सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स में डाला गया। इन सभी फंड्स को सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी फिर यूज़ किया गया। जो भी पैसा कॉरपोरेट से मिला, इंडिविजुअल से मिला, जो जितना भी लोगों ने दिया सरकार को, उन सभी चीज़ों का यूज़ स्वच्छ भारत अभियान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया गया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ effective financial management was crucial for the mission's success, and the government focused on transparency and accountability, ensuring that funds were used efficiently. तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया ताकि जो मिशन है हमारा वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, और फाइनेंशियल ऑडिट्स भी कराई जाती थी, गवर्नमेंट के थ्रू जांच भी कराई जाती थी कि जो पैसा दे रहे सरकार वो ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दे करके, गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ही नहीं देती थी कि भैया तुम पैसा ले लो हमसे टॉयलेट बनवा दो, उसका पूरा प्रोसेस मेंटेन करती थी ना। पहले पैसे दिए हैं अगर गवर्नमेंट ने तो टॉयलेट बनवा करके उनकी प्रॉपर इमेज क्लिक की जाती थी, सरकार के द्वारा एक आदमी भेजा जाता था, इमेज क्लिक करता था वो उस टॉयलेट्स की चारों तरफ से, वो पोर्टल पे अपलोड करता था, फिर जा कर के उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते थे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखी गई थी मेंटेन करने के लिए, और ये रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि किन जगहों पे हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए जांच वगैरह सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करवाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कि मॉनिटर और सुपरविज़न कैसे किया गया इस कैंपेन का। तो कैंपेन लॉन्च कर दिया गया, अब उसको मॉनिटरिंग भी तो करनी है उस कैंपेन की। तो उसकी प्रोग्रेस और इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए जो क्लीनलीनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जो स्वच्छता से संबंधित प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, इनकी प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए मॉनिटरिंग जो है ज़रूरी थी। तो मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मिशन एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज़ वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। तो मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि मिशन की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। एंड सुपरविज़न मीन्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू दोज इम्प्लीमेंटिंग द मिशन, कि जिन लोगों के थ्रू इस मिशन को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरविज़न। तो ये सारी चीज़ें कैसे की गई, पहला है इसमें डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करके। तो मॉनिटर करना है कैंपेन को तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्लेड अ पिवोटल रोल इन assessing the impact of the mission and making necessary course corrections। तो रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की जाती थी और रिपोर्टिंग भी की जाती थी टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसकी वजह से ये इजी होता था कि हम उन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाते थे जहाँ पे हमें और अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए स्वच्छ भारत ने बहुत सारे टूल्स का और मेथड्स का इस्तेमाल किया। मोबाइल ऐप्स को डेवलप किया गया सिटीजन्स के लिए ताकि वो सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिपोर्ट कर सकें। नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स और लिटरिंग, कूड़े कचड़े अगर हो रखे हैं तो उनको भी रिपोर्ट किया जा सके। इसके लिए स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप इसको फ़ोन में इंस्टॉल करके अभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन ऐप्स के थ्रू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिली गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को भी हेल्प मिली। उनको जो मैटर्स होते थे, लोकल जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको ट्रांसफ़र की जाती थी और उन कंप्लेंट्स को वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते थे।
तो इस तरीके से डेटा कलेक्शन किया गया और जो पब्लिक फीडबैक है उसको कलेक्ट किया गया। सर्वेज डोर टू डोर डेटा कलेक्शन करवाया गया, डोर टू डोर सर्वे करवाए गए, घर घर में जा कर के गवर्नमेंट के वॉलंटियर्स ने सर्वे किया और इसी एफर्ट्स की वजह से सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में एक चेंज देखने को मिला फिर हमें। और जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस थी लोगों की, कैसे लोग पहले रहते थे, फिर क्या चेंज आया, इन सभी के ऊपर एक प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव डेटा गवर्नमेंट ने गैदर किया। और द डेटा कलेक्टेड प्रोवाइडेड स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ द मिशंस सक्सेस। और जो भी डेटा कलेक्ट किया गया ये एक तरीके से ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल एविडेंस था कि मिशन में कितना सक्सेस मिला हमें। एंड रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली दिखी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हुआ, ओपन डेफिकेशन रेट्स में रिडक्शन हुआ और वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। वेस्ट मैनेजमेंट पे तो 10-15 साल पहले बिल्कुल ही कोई काम नहीं होता था, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लॉन्च होने के बाद वेस्ट मैनेजमेंट पे भी इफ़ेक्टिवली फोकस किया गया। एंड ये जो डेटा ड्रिवन अप्रोच रही स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, इसकी वजह से जो डिसीज़न मेकर्स थे उनको भी हेल्प मिली कि वो रिसोर्सेज एंड फंडिंग्स को किस प्रकार से इफ़ेक्टिवली एलोकेट कर पाए और उन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ जहाँ पे हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड ओवरसाइट्स वर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग दैट स्वच्छ भारत अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। केंद्रीय मंत्रालय ये सारी पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस बनाता था। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ने ये सारी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ जो भी सरकार के द्वारा बनाई जाती थी उन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे काम करते थे और प्रोग्रेस को मॉनिटर करते थे ग्रास रूट लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल थे और इन सभी के कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स की वजह से हमारे कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन्स करवाए गए, कंडक्ट करवाए गए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स ये सारे काम करवाए गए। सभी का एक प्रॉपर योगदान है इस मिशन के सक्सेस में। So the government has also established a number of mechanisms for the public to provide feedback, such as Swachh Sarvekshan survey, to improve the implementation of mission and to make it more responsive to the needs of people. तो गवर्नमेंट ने पब्लिक का फीडबैक लेने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे को भी लॉन्च किया। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे ये हर साल ये सर्वे करवाया जाता है और इसके बेसिस पे सिटीज़ को फिर रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी सिटी स्वच्छता के मामले में कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो ये हर साल जब ये सर्वे करवाए जाते हैं तो आप भी अपना फीडबैक इसमें गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी जो एरियाज़ की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को बता सकते हैं ताकि आपके शहर में इम्प्रूवमेंट हो सके, है ना। जब आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। आप स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल करें, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए ये वैल्यू एडिशन कोर्स है ना। तो इस सर्वे के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक फीडबैक कलेक्ट करती थी और इसके बेसिस पे सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। जैसे इंदौर जो है सबसे स्वच्छतम शहरों में नंबर 1 पे माना जाता है। सो ये सारे स्टेप्स थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए और कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो सभी का एक कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट था जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट इसमें हमारा एफर्ट्स सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन की। तो मिशन के सक्सेस होने के लिए गवर्नमेंट का एफर्ट तो ज़रूरी ही था, साथ ही साथ कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन भी ज़रूरी था। लोगों को एकत्र करना, लोगों की जो धारणाएँ हैं उनको चेंज करना और एक उनमें सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को डेवलप करना, एक
इम्पॉर्टेंट था। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन अ कम्युनिटी टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हम उसको बोलते हैं जब लोगों को, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सभी को एक कम्युनिटी के रूप में एक साथ लाया जाता है और इनको किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सबको साथ मिल करके काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये कॉमन गोल क्या था हमारा? भारत को स्वच्छ बनाना है। तो स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस के लिए, सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी था और लोगों को अपने एरियाज़ की ओनरशिप लेना या फिर सैनिटेशन एंड हाइजीन, खुद की सैनिटेशन एंड हाइजीन को मेंटेन करना, ये एक एसेंशियल प्रोसेस था जिसमें से सबसे पहले ग्रास रूट इंगेजमेंट पे ध्यान दिया गया कि जो लोकल से लोकल जितना भी हो सकता है उनको इसके अंदर जोड़ा जाए और जो अंतिम पायदान पे लोग हैं उनको भी ये सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चले और वो इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो ग्रास रूट इंगेजमेंट was at the heart of mission's success. It involved empowering local authorities to actively participate in cleanliness initiatives. तो ये सारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनको एम्पावर करने के लिए, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रास रूट इंगेजमेंट पे फोकस किया गया। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स इनकरेज किए गए विलेजेस के अंदर और लोगों को साथ आने के लिए जो नेबरहुड्स के लोग होते थे इन सभी को साथ लाया गया, साथ जोड़ा गया एक कैंपेन के माध्यम से। और क्लीनलीनेस को प्रायोरिटी देने की बात सभी के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल लीडर्स को भी इसमें शामिल किया गया, उनको भी जिम्मेदारियां दी गई कि आप सभी लोग आगे आइए और कम्युनिटी के रूप में, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और एक सामूहिक जिम्मेदारी बने, एक जन आंदोलन बने स्वच्छता, और हम अपने राष्ट्र को एक स्वच्छ राष्ट्र बना सकें। तो एक समूह में सारे लोग जब बाहर निकलेंगे सब लोग सोचेंगे कि हाँ ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तभी ये मिशन सक्सेसफुल होगा। तो इन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल लीडर्स ने क्लीनलीनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की, अवेयरनेस फैलाए और मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, इन सभी पे फोकस किया गया। एक नोटिसेबल सक्सेस स्टोरीज में से आती है खरगांव डिस्ट्रिक्ट की, मध्य प्रदेश के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वहाँ पे लोकल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थी उन्होंने अपना अपनी ओनरशिप लीड किया इन सभी चीज़ों को, और सैनिटेशन के लिए अपने आप को एडवोकेट किया। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप थी खरगांव डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कराए गए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की हेल्प के थ्रू, गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू। इन वुमेन्स लोकल जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप था उन्होंने खरगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हज़ारों की संख्या में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराए गए। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि किस तरीके से कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट ने एम्पावर किया सारी चीज़ों को। और ये जो ग्रास रूट अप्रोच है इसने ना सिर्फ सैनिटेशन को इम्प्रूव किया बल्कि जो इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक वुमेन्स थी उनको और एम्पावर करने की भी कोशिश की गई। ठीक है, तो उनकी जो डिग्निटी है, वुमेन की डिग्निटी एंड प्राइवेसी, उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था कि ग्रास रूट इंगेजमेंट कैसे इंश्योर किया गया। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिना अवेयरनेस के, बिना एजुकेशन के तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो पहले से ही भूसा भरा हुआ है और भूसे को साफ़ करना गवर्नमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस के थ्रू ही उस भूसे को साफ़ कर सकती थी। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करने के लिए स्वच्छ भारत के अभियान के अंदर बहुत सारे एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए गए। गवर्नमेंट्स के द्वारा वॉलंटियर्स एलोकेट किए जाते थे, हर गांव में लोग जा कर के लोगों को इकट्ठा करके, महिलाओं को इकट्ठा करके
उनको बताते थे कि स्वच्छता कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और उन बीमारियों की वजह से फिर आपकी हेल्थ ख़राब होती है। इसलिए टॉयलेट्स का यूज़ करना कितना ज़रूरी है, हर गांव में अवेयरनेस जा कर के फैलाई जाती थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्कूल्स, एनजीओज़ एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे, इनको भी शामिल किया जाता था। जो सरकारी स्कूल्स या जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे उनको इनकरेज किया जाता था कि आप रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करें इन सभी चीज़ों को लेकर के, और स्वच्छता के नाम पे बहुत सारे स्लोगन्स बोलते हुए बच्चे सड़कों पे निकलते थे और उनको देख कर के फिर लोग प्रभावित होते थे, लोगों में अवेयरनेस आती थी। जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, एनजीओज़ हैं, इन सभी के भी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया गया और एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की गई क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को लेकर के। स्कूलों के अंदर सैनिटेशन एजुकेशन को एक करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट किया गया और बच्चों को ये पढ़ाया जाने लगा स्कूलों में और कॉलेजेस के अंदर सैनिटेशन एजुकेशन के बारे में। जैसे आप अभी स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो इससे जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग को थोड़ा खोलें और स्वच्छ भारत में अपना भी योगदान दें ताकि हम क्लीन एंड ग्रीन इंडिया बना सकें। तो इस स्कूल्स के अंदर सैनिटेशन एजुकेशन करिकुलम के अंदर शामिल किया गया, बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाने लगीं और स्टूडेंट्स को ना सिर्फ उनकी इम्पोर्टेंस, सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता था, बल्कि उनको इनकरेज भी किया जाता था कि ये जो चीज़ें आप यहाँ से सीख करके जा रहे हैं वो आप अपने घर में भी बताएं, अपने फैमिलीज़ को भी एजुकेट करें, है ना। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और अपने मम्मी पापा को ऐसी चीज़ें करते हुए देखते हैं तो बच्चों के टोक देने से फिर उनको भी शर्म आती है कि यार ये छोटा सा बच्चा हमें इन चीज़ों के लिए टोक रहा है। तो एजुकेशन के माध्यम से ये सैनिटेशन के बारे में चीज़ों को अवेयर कराने की लोगों को कोशिश की गई और स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें कही जाती थी कि आप अपने फैमिलीज़ में भी ये सारी चीज़ें एजुकेट करें और उनके करिकुलम में तो सारी चीज़ें शामिल की ही गई। तो इस तरीके से एक हेल्प मिली जो पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिस थी, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी इंडिया के अंदर, उसको ब्रेक करने में। NGOs and social influencers used various media channels to reach a wider audience। इसमें सोशल इन्फ्लुएंसर्स और NGOs ने बहुत सारे माध्यम का इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने के लिए। रेडियो के अंदर वॉइस के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू एड्स किए जाते थे, टेलीविज़न्स के थ्रू एड्स किए जाते थे, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग की गई और बहुत सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई और इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके ताकि लोग अगर किसी भी माध्यम से कनेक्टेड हैं तो वो स्वच्छ भारत से जुड़ें। ठीक है, तो इसके माध्यम से रिलेटेबल मैसेजिंग एंड सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई ताकि लोग इंस्पायर हो सके और इस कैंपेन में अपना भाग ले। और इसी कैंपेन की अगर हम बात करें तो इसमें दरवाज़ा बंद कैंपेन अभियान, इसको भी लॉन्च किया गया था। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद, ये कैंपेन टीवी पे आते थे। अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते थे, इसके अंदर अनुष्का शर्मा भी ऐड कर दी थी। इसका आप वीडियो देख सकते हैं। एंथम्स भी लॉन्च किए गए थे, आप यूट्यूब पे डालेंगे दरवाज़ा बंद कैंपेन बाई अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन, तो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखा है आपने तो आप वहाँ से देखेंगे तो आप बेहतर कनेक्टेड फील करेंगे इस अभियान से। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया, अनुष्का शर्मा एंड अमिताभ बच्चन को एक प्रॉपरली ग्राफिक डिज़ाइन करके, और टॉयलेट का यूज़ प्रमोट करने पे फोकस किया गया और ओपन डेफिकेशन को एंड करने की कोशिश की गई। स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल अपील्स के थ्रू लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये था हमारा ये दरवाज़ा बंद कैंपेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गांव की तरक्की के लिए दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। तो आप यूट्यूब पे देखेंगे इन कैंपेन्स को, इन एंथम्स को, तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये था हमारा लास्ट चैप्टर 3,
यहीं तक थी हमारी सारी चीज़ें। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर। आई होप कि स्वच्छ भारत पढ़ने के बाद किस प्रकार से स्वच्छता की चीज़ें ज़रूरी हैं बीमारियों को ख़त्म करने के लिए और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि कंट्रीज़ क्लीन एंड ग्रीन होती हैं, तो उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट का योगदान होता है, बल्कि सिटीजन्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स है हमारा, इससे आप कुछ वैल्यू अंदर आपकी ऐड हुई हो, मुझे आशा है ऐसी। और सभी लोग हम सब मिल करके भारत को स्वच्छ बनाएं। इस कैंपेन्स के थ्रू जो भी हमने सीखा है कि हमें पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करना है। बेसिकली क्या ही होता है कि लोग सड़कों पे चलते हैं, बिस्कुट की पन्नी फाड़ी और बिस्कुट खा लिया, वहीं पे बिस्कुट फेंक दिया। तो ये जो अब मॉडर्न जनरेशन्स आ रही है, इनमें कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लोग अगर ऐसा करते भी हैं तो वो पन्नी जेब में डाल देते हैं। फिर आप भी ऐसा करें, डस्टबिन आपको कहीं दिखती है, आप वहाँ पे चीज़ों को डाल दीजिए। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम कीजिए। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, झोले लेके जाइए, पन्नियों का बंद कीजिए। सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हमें भी अपना योगदान देना होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी कि किस प्रकार से लोगों के माइंडसेट को चेंज किया गया और कैसे हमारा मिशन, ये अभियान जो है एक सक्सेसफुल मिशन बना, एक जन आंदोलन बन गया, स्वच्छता अभियान। सो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप इन कैंपेन्स को जो मैंने बताया, ये दरवाज़ा बंद कैंपेन और ये सारे जो एंथम्स लॉन्च किए गए थे स्वच्छ भारत के ऊपर, ये आप ज़रूर जा कर के यूट्यूब के ऊपर देखें, ताकि आप चीज़ों से थोड़ा और अवेयर रह सके। ठीक है, तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। आप DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस आवर इंस्टाग्राम पेज DU की पढ़ाई, और इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में PDF के अंदर भी सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं। सो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.